इस समाअत को लेकर कल का दिन अहम है। कल फैसला सुनाए जाने का इम्कान भी है। पीटीएम या पीएमएलएन के लोगों ने एतराज़ात दो ऑनरेबल मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान पे किए हैं, वो बिल्कुल रॉन्ग प्रेसिडेंट सेट करेगा। ये ब्लैकमेलिंग थी, ये प्रेशराइजिंग टैक्टिक्स था, ये तौहीन अदालत थी। उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, वो आज भी हो सकता है। अदालत कहे कि जिस तारीख से डेट अनाउंस होगी उसके बाद वो जो 54 या 58 दिन है उसके बाद की कोई तारीख दे दी जाए। आइन के का दिया हुआ जो मैंडेट है 90 डेज का, उसको कोई अदालत भी एक्सटेंड नहीं कर सकती। ये अदालत को भी अख्तियार नहीं है। जस्टिस जमाल मंदोखेल का नोट हुक्मनामा से पहले ही सोशल मीडिया पर आ गया। चीफ जस्टिस सुमित्रा मंदयाल ने कहा कि मुस्तकबिल में एहतियात करेंगे कि ऐसा वाकया ना हो। उनका तो नोट सिर्फ इस हद तक था कि 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान अपना माइंड डिस्क्लोज कर चुके हैं, तो वो वाली बात तो अब एक्सेप्ट हो गई है ना। आपने कहा है कि शाम कुरैशी, असद उमर और आज़म स्वाति में तल्ख कलामी हुई, जिसकी वजह से इनको मुख्तलिफ जेलों में रखा गया है। कोट लखपत जेल में गिरफ्तारी के बाद इनको पहले दिन वहां रखा गया था रात को, तो उधर इनका आपस में तल्ख कलामी हो गई थी। दोनों तीनों जो हैं ये एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। खबर यह है कि इंतखाबात के मुकदमे का फैसला जल्द सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इंदिया दे दिया है। आज की अहम पेशरफ 4 जजेस का खुद को केस सुनने वाले बेंच से अलग करना है। जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी और जस्टिस अतमनिल्लाह की जानिब से समाअत से माजरत के बाद चीफ जस्टिस उमर ताब बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच आज खुद नोटिस केस की समाअत करा है। 5 रुकनी बेंच में चीफ जस्टिस के अलावा जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर शामिल हैं। अदालत के रूबरू स्पीकर पंजाब असेंबली के वकील अली जफर का कहना था कि आइन के मुताबिक असम्बली तहलील होने के बाद 90 दिन में इंतखाबात लाजमी है। कोई आइनी ओहदेदार भी इंतखाबात में 90 दिन से ज्यादा ताखीर नहीं कर सकता और 90 दिन की आइनी मुद्दत का आगाज 14 जनवरी से हो चुका है। अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़ था कि सदर की दी गई तारीख पर इलेक्शन नहीं हो सकते। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि किसी भी सूरत 25 अप्रैल से पहले इलेक्शन मुमकिन नहीं। इन्होंने कहा कि 2008 में इंतखाबात की तारीख आगे गई थी, जिस पर अदालत की तरफ से जवाब आया कि 2008 में इलेक्शन कौमी सहाने की वजह से आगे गए। चीफ जस्टिस का कहना था कि जहां आइन खामोश है वहां कानून मौजूद है। हम किसी नुक्ते पर पहुंच रहे हैं। अदालत सरापा सवाल थी कि इलेक्शन कमीशन और हुकूमत मौक़िफ़ है कि मुल्क में हालात इलेक्शन के लिए साजगार नहीं, मगर क्रिकेट मैच हो रहे हैं। इस समाअत को लेकर कल का दिन अहम है। कल फैसला सुनाए जाने का इम्कान भी है। यह भी पता चलेगा कि समाअत 5 रुकनी बेंच करेगा या फिर फुल कोर्ट बनाया जाएगा। आज की समाअत में क्या हुई और कल मुमकिन फैसला क्या आ सकता है, इसी से आगाज करेंगे। सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन शुएब शाहीन साहब मेरे साथ हैं। कुछ देर में हमें सिद्दीक जान भी ज्वाइन करेंगे। शुएब शाहीन साहब, एक तो ये बड़ी कंट्रोवर्सी के 2 जजेस ने, वैसे तो 4 जजेस ने खुद को अलहदा किया, लेकिन 2 वो जजेस भी हैं जिन पर मरीम साहिबा ने तस्वीरें चलाकर तनकीद की। अब ये लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या इससे एक गलत प्रेसिडेंट सेट नहीं हो जाएगा, एक गलत रिवायत, एक मिसाल कि कल को कोई भी आएगा साहिल और वो कहेगा जनाब मुझे इन 2 जजेस पर एतराज है, फिर उनको भी अलग होना होगा। नहीं, उन्होंने इस बात पे अलग नहीं किया। कोर्ट ने एक तो पहले उन्होंने खुद रिक्यूज किया उन दोनों जज साहिबान ने। दूसरी बात यह है कि वो एतराज सिर्फ ये राइटिंग में एतराज ये आया कि इन 2 जज साहिबान ने अपना माइंड डिस्क्लोज कर दिया, यानी उनका जो मौक़िफ़ था कि 90 डेज में इलेक्शन होने चाहिए, तो वो बात उन्होंने कह दी। तो लिहाजा जब उन्होंने फैसला ही कर दिया तो अब सुनेंगे किस बात पे, तो इसलिए वो 2 जज साहिबान को बेंच का हिस्सा नहीं होने चाहिए। और इसी तरह अतमनिल्लाह साहब और याया अफरीदी साहब का भी यही मौक़िफ़ था कि उन्होंने भी अपने शॉर्ट ऑर्डर के जरिए अपना माइंड डिस्क्लोज कर दिया था। फॉर दैट पर्पज 4 जज साहिबान को एक्सक्लूड करके 5 मेंबर बेंच बनाया। ये बात दुरुस्त है। मेरा ये शुरू से मौक़िफ़ रहा है कि जो पीटीएम या पीएमएलएन के लोगों ने एतराज़ात 2 ऑनरेबल मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान पे किए हैं, वो बिल्कुल रॉन्ग प्रेसिडेंट सेट करेगा। ये ब्लैकमेलिंग थी, ये प्रेशराइजिंग टैक्टिक्स था, ये तौहीन अदालत थी। उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, वो आज भी हो सकता है। लेकिन जिस ग्राउंड पे कोर्ट ने उनकी बात को एक्सेप्ट किया, और वो भी इस रीज़न पे ऑनरेबल जजेस ने ये कहा कि हम खुद नहीं बैठना चाहते। और दूसरी बात ये है कि वो रीज़न कुछ और है, वो ये नहीं थी जो इन्होंने एतराज़ लगाया था। तो मेरा ख्याल है कि अदालत ने बड़ा अच्छा पॉजिटिव एक स्टेप उठाते हुए चीफ जस्टिस साहब ने नया बेंच जो तश्कील दिया ऑनरेबल 5 जजेस पे मुश्तमिल, और वो आइन की तशरीह करनी है। और बड़ा शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है।
जी। कि तारीख किसने देनी है, उससे ज्यादा और कोई चीज है नहीं इससे ज्यादा यहाँ इस केस। अच्छा, मैंने तो आपको याद होगा पहले दिन ये ओपिनियन दी थी कि जनाब इसमें तो एडवर्सेरियल प्रोसीडिंग तो है नहीं, आप तो किसी भी पोलिटिकल पार्टी को ना सुने, बल्कि आपने तो सिर्फ ये बताना है डेट किसने देनी है, और क्या जो प्रेसिडेंट ने डेट दिया वो दुरुस्त है, क्या गवर्नर ने डेट देनी थी, अगर गवर्नर नहीं देता है डेट तो क्या इलेक्शन कमीशन पाबंद है डेट देने का। ये तो आइन बताता है ना कि 90 डेज में इलेक्शन होने, इसके अलावा तो कोई दूसरा रास्ता हो नहीं सकता। और अगर एक कोई अथॉरिटी नहीं करती तो दूसरी अथॉरिटी पास कर सकती है, अगर दूसरी नहीं कर सकती तो अंडर द लॉ प्रेसिडेंट को पावर है, और अगर प्रेसिडेंट ने पावर जो एक्सरसाइज की है वो कानून के मुताबिक नहीं है तो अदालत खुद डेट दे दे। लेकिन अब जो इलेक्शन होगा तो उसमें तो तमाम जो ये कंसर्न पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सबको मौका मिलेगा कि वो जाएं, पार्टिसिपेट करें इन दी इलेक्टोरल प्रोसेस। तो उसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। मेरा ख्याल है बहरहाल जज साहब ने, चीफ जस्टिस साहब ने बड़ा अच्छा इकदाम उठाया, 5 बेंच बनाया और इंशाल्लाह कल तक डिसीजन आ जाएगा। हमारे इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ सिद्दीक जान ने भी ज्वाइन कर लिया, मैं चाहूंगा अगला सवाल वो करें, लेकिन उससे पहले एक सवाल का जवाब। 25 अप्रैल का अटॉर्नी जनरल ने कह दी, उससे पहले तो मुमकिन ही नहीं है इलेक्शन। तो ये तो लग रहा है कि अभी भी हुकूमत समझती है कि डिले होना चाहिए, 90 दिन से आगे तो हर सूरत वो समझ रहे हैं मामला जाना चाहिए। कुछ रिमार्क्स भी इस तरह के आए हैं कि अगर जंग लग जाए, सैलाब आ जाए तो क्या होगा। आपको क्या लगता है कल की समाअत हतमी हो सकती है? क्योंकि चीफ जस्टिस के रिमार्क्स इस तरह के भी हैं कि कोशिश होगी कि कल इसको निपटाया जाए, क्योंकि वरना तो और ज़्यादा हफ्ता 10 दिन डिले हुआ तो हुकूमत तो कहेगी कि देखें अब तो दिन ही खत्म हो गए, हमारे पास तो सिर्फ 40 दिन रह गए, इलेक्शन कमीशन इसमें कुछ कर ही नहीं सकेगा, इतने दिन में इलेक्शन की तैयारी हो ही नहीं सकती, मुमकिन ही नहीं है। देखिए, इलेक्शन की तैयारी के लिए तो हर वक्त तैयार होना चाहिए इलेक्शन कमीशन को। और दूसरी बात, जो 52 डेज वाली बात है वो प्रोसीजरल है, उसमें टाइम कम ज्यादा किया जा सकता है, उसके लिए कोई कंपल्सरी नहीं है। आइन ने जब 90 डेज का है तो 90 डेज मीन्स 90 डेज, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। 90 डेज का मतलब है कि 90 दिन के अंदर हर हाल में इलेक्शन होना है। तो हाँ, अलबत्ता वो जो आगे हैं कि 25 अप्रैल या 2 मई तक का जो एक क्वेश्चन लेके अटॉर्नी जनरल साहब, अब ये कोर्ट डिसाइड करेगी कि क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल रीजन थी जिसको बुनियाद बनाकर आप कहें कि हम इसको डिले कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि अदालत इस पर कोई टाइम देगी, वो बिल्कुल वही 90 दिन वाला टाइम रखेंगे। और जो शॉर्ट टाइम किया है तो उसमें इलेक्शन कमीशन की अपनी गलतियां शामिल हैं या बदनीयती शामिल है, तो वो ज़ाहिर है उनको खुद रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। उसमें जो टाइम दिया हुआ है उसमें 1-2 दिन का की कमी हो सकती है, क्योंकि वो प्रोसीजरल चीजों में तो कंप्रोमाइज हो सकता है लेकिन आइन में कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। सिद्दीक जान, शुएब शाहीन साहब ये बताएं कि अगर जो एंड पे अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने बात की है कि अब हम उस बार को क्रॉस कर चुके हैं और 90 रोज़ में इलेक्शन मुमकिन नहीं है, जिस दिन इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होगा उससे आगे 54 से 58 रोज़ चाहिए, तो क्या ये भी हो सकता है कि अदालत कहे कि जिस तारीख से डेट अनाउंस होगी उसके बाद वो जो 54 या 58 दिन है उसके बाद की कोई तारीख दे दी जाए? देखिए, उसूली तौर पर तो ये मुमकिन नहीं है, इसलिए कि आइन के का दिया हुआ जो मैंडेट है 90 डेज का, उसको कोई अदालत भी एक्सटेंड नहीं कर सकती, ये अदालत को भी अख्तियार नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल कि अदालत इसको टाइम एक्सटेंड कर लेगी। लॉ के तहत दिया जाने वाला जो टाइम है उस पर कंप्रोमाइज हो सकता है, प्रोसीजरल चीजों में कमी बेशी हो सकती है, लेकिन आइन के दिए हुए टाइम को बगैर किसी वजह के, बगैर किसी अनरीजनेबल एक्सप्लेनेशन के उसको टाइम एक्सटेंड नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये आइन में फिर एक लिहाज से अमेंडमेंट करने का मुताबिक होगा, आइन को रीराइट करने का मुताबिक होगा। मेरा नहीं ख्याल कि अदालत को यह अख्तियार है कि वो टाइम को आगे ले जाए। हाँ, अलबत्ता ये बात तो अब तय हो गई है कि ये बज़ाहिर अब अटॉर्नी जनरल और गवर्नमेंट भी तैयार हो गई है इलेक्शन कराने के लिए, लेकिन वो जो टाइम लेना चाह रहे हैं वो टाइम वो लेना चाह रहे हैं कि 54 डेज या 52 डेज उस तारीख से शुरू की जाए जिस तारीख से कोर्ट का आर्डर आए। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये अब अदालत पे मुनहसर है कि क्या वो टाइम उनको कंसीडर करते हुए दे सकते हैं या वो टाइम देंगे जो आइन में लिखा हुआ है। लेकिन मेरी नाक़िस राय में मैं जो समझता हूँ जो आइन की तशरीह बनती है वो वही टाइम है जो 90 डेज ऑलरेडी आइन में लिखा हुआ है, क्योंकि उसके ऊपर एक्सटेंशन या उसको टाइम देना या उसके ऊपर तोसी देना ये अदालत के लिए भी बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जब आइन इस बात की इजाजत नहीं देता तो अदालत भी उस चीज को इजाजत नहीं दे सकते अपनी डिस्क्रिप्शन पे। एक और बड़ी कंट्रोवर्सी जो जनरेट हुई थी वो ऑनरेबल जस्टिस मंदोखेल साहब का जो नोट था वो जिस तरह से अचानक सामने आया था और फारूक नाइक साहब ने वो बिल्कुल हूबहू कॉपी उनके सामने वो साथ मौजूद थी, तो इस पर अब यानी कोई इफ एंड बट्स नहीं रहे, क्योंकि चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब ने बात की कि जस्टिस जमाल मंदोखेल का नोट हुक्मनामा से पहले ही सोशल मीडिया पर आ गया। चीफ जस्टिस उमर बंदयाल ने कहा कि मुस्तकबिल में एहतियात करेंगे कि ऐसा वाकया ना हो। इस बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि जरूर ये उनकी लीकेज है उनके पार्ट पे या किसी
ऑफिशियल्स के पार्ट पे कि ये नहीं होना चाहिए था। दूसरी बात ये है कि उनका तो नोट सिर्फ इस हद तक था कि 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान अपना माइंड डिस्क्लोज कर चुके हैं, तो वो वाली बात तो अब एक्सेप्ट हो गई है ना, तो टू दैट एक्सटेंट तो अब मेरा नहीं ख्याल कि अब उसके ऊपर फर्दर कोई डिस्कशन या उसके ऊपर कोई बहस हो सकी है, वो बात तो खत्म हो चुकी है। अब तो सिर्फ आगे बढ़ना है, सिर्फ डेट की हद तक जाना है कि कौन अथॉरिटी है, कौन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, कौन दे सकता है या कौन नहीं दे सकता। हाल बता, इसमें जाने की जरूरत नहीं है कि वो कैसे वो नोट पहुंचा पीपल्स पार्टी के पास, पीडीएम के पास, इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस जो हो गया सो हो गया। मेरा नहीं ख्याल कि अब कोर्ट इस पे देखेगी, क्योंकि इस जजमेंट में और इस केस में तो नहीं देखेगी, वो तो इसमें यानी प्रोसीडिंग्स के हवाले से कर सकते हैं, कोई फैक्चुअल इंक्वायरी कर सकते हैं, फैक्ट फाइंड इंक्वायरी किसी को दे सकते हैं कि ये कैसे पहुंचा, लीक कैसे हुआ, तो बहरहाल वो एक अलग चैप्टर है। मेरा नहीं ख्याल कि इसके ऊपर सिर्फ फ्यूचर पर्पजेस के लिए वो कह सकते हैं कि कोर्ट का ऑर्डर जब तक अभी नहीं आया तो वो कोई भी चीज बाहर कैसे चली गई है, तो वो एहतियात के तकाजे के साथ वो कर सकते हैं, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल कि इस ऑर्डर में या इस जजमेंट में वो लिखेंगे। शुएब साहब, मैं आपसे एक ऐसा सवाल कर रहा हूँ जो आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे कि इस तरह की भी बातें हुकूमत की सफ़ों में चल रही हैं। वो ये कहते हैं कि अगर अदालत ये हुक्म दे भी देती है कि गवर्नर को कह देती है या सदर को कह देती है कि वो इलेक्शन शेड्यूल दे, और वो दे भी देते हैं, तब भी जो सिक्योरिटी के इदारे हैं वो सिक्योरिटी नहीं देंगे, हुकूमत बजट नहीं देगी, और वो कहते हैं फिर करवा ले सुप्रीम कोर्ट अपना ऑर्डर इंप्लीमेंट, जहाँ से करवाने करवा ले, लेकिन ना तो हम इस वक्त मुल्क के हालात अफोर्ड करते हैं, इजाज़त देते हैं, ना मुआशी हालात, ना सियासी हालात, ना वो कहते हैं कि ये जो अमन अमान के मामलात हैं वो कहते हैं किसी सूरत इलेक्शन नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट अपना शौक पूरा कर ले अहकामात देने का, लेकिन ये वो अमल दरामद उस पर नहीं होगा। इस पर आप इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखें, जब सुप्रीम कोर्ट फैसला कर देती है आइन के तहत अंडर आर्टिकल 189 तमाम इदारे पाबंद हैं उसके मुताबिक उसको एड करने के, उसको इम्प्लीमेंट करने के, उसको एग्जीक्यूट करने के। सुप्रीम कोर्ट इतनी कमजोर नहीं होगी कि वो अपने फैसले की अमल दरामद ही ना करा सके। मेरा ख्याल है कि जब कोर्ट का ऑर्डर आएगा, इलेक्शन कमीशन भी पाबंद होगा, तमाम इदारे भी पाबंद होंगे, तमाम कंसर्न लोग भी पाबंद होंगे, वजारत खजाना भी पाबंद होगी, और अगर कोई नहीं करेगा तो तौहीन अदालत होगा, और अगर नहीं करेगा तो वो जेल जाएगा या उस इदारे का सरबराह वहाँ रहेगा नहीं। मेरा नहीं ख्याल कि कोई इसको जुर्रत करेगा कि इसको वायलेट करने की या कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करने की। ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इंप्लीमेंट होनी है, हर हाल में होनी है। शुएब साहब, मैं आपको एक और आपको हैरानकुन बात बता रहा हूँ, और ये जो बातें बड़े वसूख के साथ की गई और बड़े एतमाद के साथ की गई और अभी तक इनका रिबटल नहीं आया, और वो ये है कि हुकूमत की सफ़ों में ये भी देखा जा रहा है कि अगर कोई और रास्ता ना बचा इलेक्शन से फरार का, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब और इलेक्शन कमीशन मेंबरान को रिजाइन करवा दिया जाएगा। तो फिर क्या सूरत हाल होगी अगर ये होता है? अगर वो रिजाइन कर जाएंगे तो नए लोग आ जाएंगे, लेकिन उसका ये मतलब थोड़ा है कि वो इलेक्शन ही रुक जाएगा। वो अगर चले जाएंगे तो उन बंदों के जाने से कोई ये फर्क थोड़ा पड़ेगा कि इलेक्शन ही रुक जाएगा। वो चले जाएं, अगर वो जाना चाहते हैं तो वो आज ही रिजाइन कर दें, अगर वो रिजाइन करना चाहते हैं तो रिजाइन एक्सेप्ट हो जाएगा, वो चले जाएं, नए बंदे आ जाएंगे, नए बंदे इलेक्शन करा लेंगे। लेकिन इलेक्शन का जो इल्तवा करने की जो तरीका वारदात अडॉप्ट किए जा रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की रोशनी में कोई ऐसा काम हो सकेगा, मेरा नहीं ख्याल। जी शुएब साहब, आखिरी सवाल एक तो ये कि थोड़ा सा ये समझाइएगा, 4 जज का इख्तलाफी नोट भी शामिल, 23 फरवरी की जो समात है उसका तहरीरी हुक्मनामा भी आ गया, इसमें और अब जो समात होगी इसमें क्या फ़र्क है? अभी भी क्या फुल कोर्ट बेंच बन सकता है? और दूसरा ये कि ये चूँकि बात हुई असम्बली तहरीरी यानी कैसे हुई, क्या एक शख्स कर सकता है, तो क्या वही असम्बलियाँ वापस आ सकती हैं आपकी नज़र में? यानी खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में दोबारा से तहरीक इंसाफ की हुकूमत वहीं से शुरू, और फिर फवाद चौधरी कह रहे हैं हम फिर असम्बलियाँ तहरीर कर देंगे। नहीं, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है और ऐसा क्वेश्चन भी कोई नहीं है फॉर्मुलेट करने के लिए जिसके ऊपर अब कोर्ट टाइम लगाए और उस पर बहस करे। इसलिए वो क्वेश्चन आउट हो गया है एटलीस्ट टू दी एक्सटेंट के जिस पे अब आर्गूमेंट शुरू हैं और जिस पे बहस होनी है और जिस पे फैसला आना है। और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है इख्तलाफी नोट और तहरीर हुक्मनामा, हाँ, मतलब है कि जो फुल कोर्ट वाली बात है, तो फुल कोर्ट वाली जो बात है उसकी हद तक भी अब नहीं हो सकता क्योंकि कोर्ट ने ऑलरेडी ये फैसला कर दिया है। इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि उसके ऊपर भी कोई इशू हो सकता है या उसके ऊपर कोई बात डिस्कशन में भी आ सकती है। तीसरी बात जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि इजाफी नोट के हवाले से, उसकी भी कोई एज सच अब वो वक़्त नहीं रही क्योंकि मेजॉरिटी व्यू ने ये फैसला दे दिया है कि हम इन्हीं सवाल तक रहेंगे और इसको हम डिसाइड करेंगे और कल डिसीजन भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे चीफ जस्टिस साहब ने जैसे कहा है वो आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन शाहीन साहब, आपने हमें वक्त दिया। सदीक जान, आपको भी लोग चूँकि सुनना चाहते हैं, इतनी ज़बरदस्त आप कोर्ट के हवाले से एक एक सामने लाते हैं, सबसे ख़ास बात आज हेयरिंग में क्या रही है? देखें, एक तो जो पीडीएम के हमले थे
उसके ऊपर ज़ाहिर है चीफ जस्टिस पाकिस्तान और मोअज़्ज़ज़ जजेस जो हैं वो नहीं चाहते थे कि इनको कोई मौका मिले, तो क्योंकि उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला करना है, तो दो जजेस ने बड़ापन दिखाया और उन्होंने जो है वो ख़ुद को बेंच से अलग कर लिया, क्योंकि उनका कोई मकसद तो नहीं है, कोई उनका कोई एजेंडा तो है नहीं, वो अलग हो गए बेंच से। दो जजेस वो भी अलग हो गए और वो दो जजेस जो ज़ाहिर है इन पिटिशंस को नाकाबिल समाअत करार दे चुके हैं, ऑलरेडी अपना माइंड डिस्क्लोज कर चुके हैं, वो भी अलग हो गए। 5 जजेस हैं, देखें जो फुल कोर्ट बनाने की सज़ा है वो मुस्तरद हो चुकी है, काबिल समाअत ना होने की जो इतराज़ात हैं वो भी मुस्तरद हो गए हैं। अब तो तेज़ी से समाअत हुई है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने एक तो बड़ा हैरत का इज़हार किया है जो हमारी हाई कोर्ट्स का रवैया रहा है कि वो उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट्स इस तरह से केस सुन रही है जैसे ये कोई सिविल सूट हो, कोई मसला नहीं है। उन्होंने कहा यहाँ सिंपल सवाल है, और सवाल क्या है? सवाल ये है कि असम्बली, एक गवर्नर ने दस्तखत नहीं किए, 48 घंटे मुकम्मल होने पर असम्बली तहलील हो गई कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक। एक असम्बली के गवर्नर ने दस्तखत किए हैं, दोनों तारीखें नहीं दे रहे। अब सवाल ये है कि जिसने दस्तखत किए हैं और वो तारीख नहीं दे रहा, अगर वो तारीख नहीं दे रहा तो फिर कौन देगा? जिसने दस्तखत नहीं किए वो कहता है कि क्योंकि मैंने दस्तखत नहीं किए, क्योंकि मैंने असम्बली तहलील नहीं की, तो मैं भी तारीख नहीं देता। अब यहाँ पे तो आइन खामोश है कि अगर गवर्नर असम्बली तहलील नहीं करते और वो तहलील हो जाती है तो फिर क्या होगा? यहाँ पर आइन खामोश है, लेकिन कानून फिर आ जाता है हरकत में, और कानून है इलेक्शन एक्ट। वो कहता है कि फिर सदर जो है आर्टिकल जो दफ़ा है 57 उसके तहत सदर जो है वो दे सकते हैं इलेक्शन की तारीख, कौमी असम्बली या असम्बली जो सूबाई असम्बली है उनकी। फिर एक और चीज़ वो ये है उसामा गाजी साहब के 2013 और 2018 के हवाले से जो बात सामने आई है कि दोनों इलेक्शंस के ऊपर जो इलेक्शन की तारीखें हैं वो सदर ने दी हुई हैं, सूबाई भी और कौमी असम्बली की भी। एक और चीज़ आज बड़ा एक तशवीश का इजहार हुआ कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रवैया है सदर पाकिस्तान के हवाले से कि सदर पाकिस्तान उनको लेटर लिखते हैं, वो जवाब नहीं देते, 10 दिन बाद जवाब देते हैं, तो उसके ऊपर भी एक बात हुई कि, और फिर ये भी सामने आया कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी, आइन ने उसको पाबंद किया इलेक्शन करवाने का, और इलेक्शन करवाने का जब पाबंद किया और उसने उसके लिए इकदाम करने हैं तो तारीख देना भी उन इकदाम में से एक कदम है। फिर एक और चीज़ जो अदालत ने कही वो ये है, अदालत से पहले बल्कि बैरिस्टर अली जफर साहब ने दलाइल देते हुए कहा कि आर्टिकल 220 जो है उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, इलेक्शन कमीशन को वही इख्तियार दे दिए गए हैं आइन में जो कि सुप्रीम कोर्ट के पास हैं, क्योंकि इलेक्शन इतना अहम मामला है कि इलेक्शन कराने के लिए जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास सुप्रीम कोर्ट जैसे इख्तियारात हैं। तमाम आइनी इदारे, तमाम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज जो हैं उनके बारे में यह कि वो ओबे करेंगी, उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि वो जो है वो इसमें इदारों में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं आती, बाकी जो हैं वो पुलिस है, फौज है, वो सब इदारे पाबंद हैं इलेक्शन कमीशन का हुक्म मानने के। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराने के लिए जो भी उनको अहकाम देगा, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आई हैं और अदालत ने देखा है जो कंडक्ट है इलेक्शन कमीशन का, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, उसको देखा है जो गवर्नर्स का कंडक्ट, और गवर्नर्स के हवाले से तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कह दिया कि वो अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम हो चुके हैं। यानी अब देखते हैं, लेकिन लग ये रहा है कि ज़्यादा अरसा ये कोई लंबा नहीं चलेगा मामला, कल या 1-2 दिन में फैसला आ सकता है। देखते हैं अब क्या फैसला आता है। दूसरी बड़ी खबर आज हमारी टॉप स्टोरी, बड़े मार्जिन से तहरीके इंसाफ को फतह मिली है राजनपुर के इलेक्शंस में। अब सदीक जान, एक तरफ हम देख रहे हैं इमरान खान साहब ने कोई उस तरह कैंपेन नहीं की, वीडियो पैगाम जरूर है, खुद वो नहीं गए। फिर अब तो हुकूमत भी आप देख लें पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में उनकी नहीं है, उससे भी ज़रा एक मामला और तरह होता है। फिर हमने देखा है कि उनके कारकुन भी गिरफ्तार हो रहे हैं, लीडरशिप भी गिरफ्तार हो रही है। इतने हम देख रहे हैं कि लोग इतने निकले वोट डालने कि बड़े मार्जिन से जीत मिल गई, बड़ी मैसिव विक्ट्री है। इससे तो लगता है कि वो 75% जो इलेक्शन पहले जीते थे वो भी अब लग रहा है 76-77% पे चलेगी उनकी जो इस वक्त औसत है। तो अब तो भागेगी लगता है हुकूमत मजीद। अच्छा, चूंकि ब्रेक का चूंकि वक्त हो गया मुझे बताया जा रहा है, तो इस पर हम जरूर बात से अब नजर आ रहा है कि हुकूमत क्यों इलेक्शन से फरार चाहती है। जब इस तरह के इलेक्शन में रिजल्ट आएंगे तो ज़ाहिर है हुकूमत के लिए मुश्किल तो होगी। ब्रेक के बाद इस पर मजीद बात करेंगे। अब पता चला। ब्रेक से पहले हम बात करते थे राजनपुर में तारीखी फतह हमें नज़र आ रही है। तहरीके इंसाफ की बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले और अमूमन ज़िमनी इलेक्शन में ऐसा नहीं देखा गया कि टर्न आउट इतना ज़्यादा हो। 90,392 वोट हासिल किए मोहसिन लगारी साहब ने गैर सरकारी गैर हतमी नतीजे के मुताबिक। अब सदीक जान, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि जो सर्वे हमने करवाए हैं उनमें हैरान कुन नताइज हैं कि नून लीग के लिए बड़ी ज़बरदस्त पजीराई नज़र आ रही है राना सनाउल्लाह साहब को, वज़ीर दाखिला को। यही नहीं, मरीम नवाज साहिबा भी कहती हैं जी इलेक्शन तो होगा लेकिन पहले जुल्म का इजाला होगा जो नवाज शरीफ के साथ हुआ
और इसके साथ साथ इमरान खान का एहतसाब होगा और उसके बाद फिर पहले नवाज शरीफ बरी होंगे, गॉड फादर सिविल माफिया के लेबल वापस होंगे, फिर वो कहती हैं जी इलेक्शन होंगे। साथ ही एक और बात उन्होंने की है, मैं हैरान हूँ उनके कॉन्फिडेंस पर कि उनको किस तरह से सब किसी ने यकीन दिलाया कि जिन जजेस के कंधों पर तुम चढ़कर आना चाहते हो इमरान खान, वो कंधे नहीं रहेंगे। यानी ये कुछ कहना चाहिए कुछ जजेस साइड पर हो जाएंगे। ये इलेक्शन से इतना परेशान हो गए, ज़िमनी इलेक्शन ने इतना परेशान कर दिया इनको कि इस तरह के अजीबोगरीब ये दावे किए जा रहे हैं। देखें, एक तो अगर ये खुद कह रहे हैं कि सर्वेज हमारे हक में है तो चले जाएं इलेक्शन में, तो आइडियल टाइम है। बाकी तो अब उन्होंने खुद, उनके ज़ाहिर है उनका ज़ब्त टूट गया है, अब तो खुल के और ओपनली ये मुतालबा कर रही हैं कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करवाया जाए और नवाज शरीफ को जो है वो उनकी डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म करवाई जाए, नवाज शरीफ की सज़ाएं माफ़ करवाई जाएँ और इमरान खान को कैंडिडेट करवाया जाए। तो ये अब आप खुद देख लें कि वो किससे मुतालबा कर रही हैं, एक चीज़। दूसरी बात यह है कि जो आपने राजनपुर की बात की, जामपुर की बात की, देखें मरियम नवाज साहिबा का चीफ ऑर्गेनाइज़र बनने के बाद ये पहला इम्तिहान था और पहले इम्तिहान में बदतरीन उनको नाकामी का सामना हुआ है, वो फेल हो गई हैं। उन्होंने ही अवैस लगारी साहब के बेटे को टिकट दिलवाया था और इनको किसी ने कहा था कि आपने सिर्फ कागजात नामजदगी जमा करवाने हैं, बाकी आप छोड़ दें, ये सीट आपकी है। और 35,000 से ज़्यादा की लीड से ये हारे हैं। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के वोट एक तरफ, 10 दीगर उम्मीदवारों के वोट मिलाकर भी उससे 6,000 कम है। तो ये सूरत हाल आपके सामने। और ये देखें उसामा गाजी साहब, ये वो एरिया है जो सबसे पसमानदा है, जहाँ पे लिटरेसी रेट सबसे कम है और वहाँ पे ख़वातीन ने बगावत की है निज़ाम के साथ। और वहाँ पे जिस तरह का सरकारी मशीनरी इस्तेमाल की गई, जिस तरह हुकूमती वसाइल इस्तेमाल किए गए, अवैस लगारी हमजा शहबाज के दौर में बड़ी अहम वजारतें उनके पास थी, बड़े फंड्स उनके पास थे, जनूबी पंजाब का इख्तियार उनके पास था। फिर इनके जो भाई हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो मैपको का है उसके चेयरमैन हैं, बिजली के बहुत से इन्होंने वहाँ पे काम करवाए, उन्होंने बहुत सी सियासी रिश्वत दी। लेकिन वहाँ के लोगों ने बगावत की है, वहाँ के लोगों ने इमरान खान के हक़ में फैसला सुना दिया है, वहाँ के लोगों ने 13 जमातों को मुस्तरद कर दिया है। जुल्म जबर तशद्दुद के बावजूद वहाँ पे जो फसलों को आग लगाई गई, लोगों को अगवा किया गया, जो वहाँ पे जो किया जा सकता था मुमकिन तौर पर वो किया गया, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने इनसे बगावत की है। ये उसामा गाजी साहब ट्रेलर था, पूरा साउथ पंजाब अब मुझे लगता है यही करने जा रहा है। और मुझे जो नज़र आ रहा है वो ये है कि इस नून लीग के सियासत का सूरज जो है वो जनूबी पंजाब में गरूब हो चुका है। और फिर वो पीपल्स पार्टी जो समझती है कि वहाँ से बिलावल साहब को बड़ा वोट पड़ेगा पीपल्स पार्टी को, और पीपल्स पार्टी जो है वो बड़ी अच्छी पोजीशन में होगी साउथ पंजाब में। उनका भी आपने देख लिया कि 20,000 वोट उन्होंने लिए हैं और इससे पहले उनकी जो उम्मीदवार थी उन्होंने आई थिंक 27,000 वोट लिए थे, तो उनका वोट भी कम हुआ है, उनका भी कम हुआ है, नून लीग का भी कम हुआ है। अगर बड़ा है तो वो तहरीक इंसाफ का बड़ा है, बावजूद इसके कि इस वक्त सब तहरीक इंसाफ के खिलाफ हैं। सिर्फ साबित हो गया अवाम उनके साथ हैं। और अब कहाँ हैं वो लोग जो कहते थे कि इमरान खान को कोई और लाने वाला था, बैसाखियाँ थी, इनको जो है वो कोई RTS बैठा था, बिठाया गया था। अब तो लगता है तहरीक इंसाफ का ये बयानिया दुरुस्त है कि हमारी सीटें ज़्यादा थी, वो कम की गई है। इस वक्त तो लग यही रहा है। और अब वाज़ेह है उसामा गाजी साहब कि चीज़ें तेज़ी से जो है वो आगे बढ़ रही हैं। अगर इलेक्शन होता है तो इमरान खान को कोई कुव्वत जो है वो 2/3 अक्सरियत लेने से नहीं रोक सकती। कोशिश तो अब ये हो रही है किसी तरह से हौसले ही तोड़ दिए जाए और कुछ नहीं। तो ये अब जेल भरो तहरीक जिस तरह से आगे बढ़ी, बहुत सी इस पर तनकीद हो रही है कि जी वो इतने लोग नहीं आए कि जेलें वाकई भरी जा सकें, लेकिन फिर ये मुख्तलिफ शहरों में क्यों भेजा, या राना सनाउल्लाह साहब एतराफ़ क्यों कर रहे हैं कि हमने फिर जहाँ चाहा वहाँ पर भेजा। अब ये विफाकी वज़ीर दाखिला का क्या काम है पंजाब के लेवल पर? पंजाब में तो निगरान सेटअप है। और मैं नदीम अफजल चंद साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने ट्वीट किया है, वो मैं सब देखने वालों को सुनाना चाह रहा हूँ। शाहपुर जेल सरगोदा, सियासी कैदियों को कसूरी चक्कियों में बंद करना और इनकी मुलाकात ना करने देना, इनको बाहर से खाना और पानी ना देने देना, ये जुल्म है। वर्कर होता है किसी भी पार्टी का। उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को इसमें टैग किया है, निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब को किया है और CM यानी शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को किया है। तो सिद्दीक जान, ये तो फिर इसका मतलब है कामयाबी है कि खुद जो PDM के सपोर्टर्स हैं या उनके सीनियर रहनुमा हैं वो भी ये कह रहे हो कि ये जुल्म हो रहा है। ये तो ऐसे लगता है कि एक ज़हनी बीमारी होती है जो कि पूरी, यानी किसी से भी पूछे तो आपको बता देगा कि किसी को टॉर्चर, तशद्दुद करना और किसी को पर जबर करना, उसको अजियत देना, उससे जो अगर कोई तस्कीन हासिल कर रहा है तो वो तो एक ज़हनी बीमारी है। क्या हमारी हुकूमत जो इस वक्त PDM की है, इसमें ऐसे लोग हैं जो ज़हनी बीमारी का शिकार हैं कि अच्छा लोगों ने उनको इंतज़ार था कि किस तरह लोग ये जेल भरो तहरीक शुरू करें और हम टॉर्चर कर सकें, किसी को कहीं भेजें, किसी को कहीं भेजें। और ये तो एक तरह से फिर कामयाबी है, ये तो एक्सपोज हो रहे हैं, क्योंकि आज भी देखें लोग गिरफ्तारी दे रहे हैं, इनसे तो खौफजदा नहीं हुए। वो खौफ के बुत तोड़ने वाली बात तो फिर दुरुस्त साबित हो रही है। लाहौर से जो काम शुरू हुआ, कोई एक शहर ऐसा नहीं है जहां लोग ना निकले और इतनी बड़ी तादाद में, या तो सारों को गिरफ्तार करते तो फिर तो वाकई जेलें भर जाती। लेकिन जितने भी लोग गिरफ्तार किए हैं, लोग खौफजदा नहीं हो रहे इनके तशद्दुद के बावजूद।
बिल्कुल ऐसे ही है, लोग बिल्कुल खौफजदा नहीं हो रहे और अप्रिशिएट करना चाहिए। नदीम उल चांद साहब वो हमेशा बहुत सी चीज़ों पे वो स्टैंड लेते हैं, वो बात करते हैं, ये नहीं देखते कि उनकी एफिलिएशन किस पार्टी के साथ है, उनके पास ओहदा क्या है, लेकिन वो असूल के ऊपर खड़े होते हैं। तो पाकिस्तान के उंगलियों पर गिने जा सकते हैं चंद सियासतदान जो नदीम उल चांद साहब की तरह असूल के साथ, इंसानी हकूक़ के साथ खड़े होते हैं। इससे पहले हम देखते हैं कि जो मुस्तफा नवाज खोखर साहब हैं वो भी इस तरह दबंग आवाज़ हैं, वो ये नहीं देखते कि वो सेनेटर थे, उसके बावजूद उन्होंने अपना असूली मौक़िफ़ नहीं छोड़ा। और चंद साहब भी इमरान खान के साथ थे, तब भी वो महंगाई पर भी बात करते थे, वो जो चीज़ें समझते थे इमरान खान के दौर में कि ठीक नहीं हो रही उस पर भी बात करते थे, और आज भी वो इक़्तिदार का हिस्सा है, लेकिन वो अपने असूलों से पीछे नहीं रहे। तो ऐसे सियासतदानों को जरूर अप्रिशिएट करना चाहिए और काश कि ऐसे सियासतदान हमारे पास ज़्यादा होते तो आज मुल्क की ये सूरत हाल ना होती। बाकी जहाँ तक बात है वो राना सनौला साहब जो है वो पूरी तरह इन्वॉल्व हैं सारे मामलात में, सूबाई मामलात में वो इन्वॉल्व हैं। मोहसिन नकवी साहब बिल्कुल न्यूट्रल नहीं हैं, बिल्कुल गैर जानिबदार नहीं हैं। आप यहाँ पे पंजाब की काबीना के जो हैं वज़रा हैं उनके नाम उठा के देख लें, उनकी रिश्तेदारियाँ देख लें, उनकी एफिलिएशंस देख लें। आप KPK में जो वज़रा हैं उनके नाम, उनकी रिश्तेदारियाँ, उनकी एफिलिएशंस देख लें तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितने एक ये न्यूट्रल हुकूमतें हैं, कितनी गैर जानिबदार हुकूमतें हैं। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। और बहुत सी चीज़ें जो हमजा शहबाज अपने दौर में नहीं कर सके थे वो अब मोहसिन नकवी साहब जो है वो कर रहे हैं, यानी वो उससे भी ज़्यादा नून लीग को सर्व कर रहे हैं। जो हमजा शहबाज खुद बैठ कर सकते थे उससे आगे मोहसिन नकवी साहब हैं। तो ये बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है। और ये जो किया जा रहा है जो सियासी वर्कर के साथ, इसमें मेरा ख्याल है उनकी भी थोड़ी सी सियासी तौर पे उनको फ़ायदा ही होगा। जब वो जेलों में रह के आएंगे तो डर उनका निकल जाएगा, फिर कर लें जो और वो तो फिर एक डाई हार्ड किस्म के लोग हो जाएंगे ना, और फिर तो और ही जज्बा होगा उनका जब इलेक्शन होगा, उनके इर्द गिर्द के लोग, हल्के के लोग, उनके रिश्तेदार, अजीज़ और क़ारिब, वो तो फिर और तरह से एक मोटिवेटेड होंगे और दूसरों को फिर मुश्किल होगी कैंपेन चलाने में कि आप लोग तो इतना जुल्म और सितम करते रहे इन लोगों पर, मुखालिफिन पर। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब जनाब आमिर मीर साहब से। उनसे भी यही जानेंगे कि जेल भरो तहरीक के हवाले से निगरान हुकूमत ने क्या किया है, उनका क्या मौक़िफ़ है, ये जिस तरह से लोगों को मुख्तलिफ जेलों में रखा गया है। ब्रेक के बाद मिलेंगे और फिर 27 फरवरी के हवाले से बात करेंगे कि किस तरह पाकिस्तान ने अपना दिफा करके दिखाया जो अब रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। ब्रेक के बाद अब पता चला। ब्रेक से पहले जेल भरो तहरीक के हवाले से हम बात कर रहे थे। हमें ज्वाइन किया है आमिर मीर साहब ने, निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब। आमिर मीर साहब, जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं कि जेल भरो तहरीक चल रही है, मुख्तलिफ जगहों पर लोगों को ले जाया जा रहा है गिरफ्तार करने के बाद, ये बताइए कि खैबर पख्तूनख्वा में तो हमने कोई गिरफ्तारी नहीं देखी, लेकिन ये पंजाब में गिरफ्तारियां हुई हैं, आप इस मामले पर क्या कहते हैं? ये तो खान साहब बताएंगे कि KP में क्यों गिरफ्तारियां नहीं हुई। वो तो उनका स्ट्रांग होल्ड था और वहां पे सबसे ज्यादा लोगों को गिरफ्तारी देनी चाहिए थी। तो इससे जाहिर होता है कि जेल भरो तहरीक जो है खान साहब की तैयारी कोई नहीं थी। और अगर कायद खुद जेल जाने की ख्वाहिश ना रखता हो तो जो वर्कर होता है या निचली लीडरशिप होती है वो भी फिर इस काम से बचती है, कन्नी कतराती है। एक और चीज़ जो इस वक्त सोशल मीडिया पे वायरल है कि आपने कहा है कि शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और आज़म स्वाति में तल्ख कलामी हुई जिसकी वजह से इनको मुख्तलिफ जेलों में रखा गया है, ये बात दुरुस्त है? नहीं, ये तो नादिया नकी का प्रोग्राम था डॉन TV पे, उसमें उन्होंने पूछा था कि इनको अलग-अलग क्यों रखा गया है। तो मैंने उन्हें बताया था कि कोट लखपत जेल में गिरफ्तारी के बाद इनको पहले दिन वहां रखा गया था रात को, तो उधर इनका आपस में तल्ख कलामी हो गई थी। दोनों तीनों जो हैं ये एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे कि तुम्हारी वजह से मैं फंस गया हूँ। उसकी तस्दीक खुद आजम स्वाति कर चुके हैं। उन्होंने परसों ये कहा है और उसकी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है और TV चैनल्स ने भी चलाई है, जिसमें आजम स्वाति ये कह रहे हैं कि मैं तो सिर्फ देखने गया था और मुझे इन्होंने बिला वजह पकड़ लिया। हालांकि एक और वीडियो गिरफ्तारी के रोज की भी वायरल है जिसमें वो ट्रक में बैठ के शाह महमूद और असद उमर के साथ विक्ट्री साइन बना रहे हैं। तो मतलब उनका जो झूठ है वो यहाँ से पकड़ा जाता है। फिर उसके बाद आपने देख लिया और सुन भी लिया शाह महमूद कुरैशी को, वो भी ट्रक में बैठे ये स्टेटमेंट दे रहे हैं जो चल चुकी है वीडियो उनकी सोशल मीडिया पे भी, मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी, कि मुझे देखें मैं तो सिर्फ चल के जा रहा था CCP ऑफिस की तरफ, मेरा ख्याल था कि CCP ऑफिस ले जाएंगे
तो ये तो सीसीपी ऑफिस तो पीछे रह गया, ट्रक आगे निकल गया। यानी ये दोनों जेल जाने को तैयार नहीं थे, उधर सिर्फ ये फोटो सेशन के लिए गए थे। तो ये जो मैंने बात की है उसकी कंफर्मेशन यहाँ से हो जाती है। बहुत शुक्रिया पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़ देने के लिए वज़ीर इत्तलात जनाब। अब आखिर में प्रोग्राम की हम बात करेंगे 27 फरवरी के हवाले से। कौन भूल सकता है, कौन पाकिस्तानी भूल सकता है कि किस तरह से भारत ने एक ड्रामा रचाया था और दहशतगर्दी का बहाना बनाकर कि जी वहाँ पर भारत में मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है और उसके बाद जी हम पाकिस्तान से बदला लेंगे। फिर किस तरह उनके जहाज़ आते हैं पाकिस्तान में, पे लोड गिरा कर यहाँ से भाग जाते हैं और कहते हैं कि जी पता नहीं कितनी हमने तबाही कर दी। और फिर वो सब चीज़ें सामने आती हैं कि इतना ज़रूर हुआ कि हमारा एक दरख्त शहीद किया गया, एक कौवा वहाँ पर जो है वो मारा गया। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने जिस तरह ऐलान किया था, और उस वक्त आसिफ गफूर साहब DGSPR होते थे, तो उन्होंने कहा था कि हम आपको सरप्राइज़ देंगे। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने ऐसा सरप्राइज़ दिया कि हमेशा याद रखा जाएगा। और पहले भी हमने देखा है कि पाक फ़ज़ाइया की तरफ से किस तरह से, यानी दुनिया में जितने भी वॉर हिस्ट्री लिखी जाती है उसमें हमेशा बताया जाता है पाकिस्तान ने कम वसाइल के बावजूद भारत पर हमेशा बरतरी कायम रखी है। चाहे वो MM आलम हो, उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया इतने कम वक्त में, चंद सेकंड में भारत के इतने जहाज़ गिराकर। तो वो रिवायत जो है पाकिस्तान के जांबाज, पाकिस्तान के शाहीन, पाकिस्तान के पायलट्स आज तक बरकरार रखे हुए हैं। और फिर भारत में जाकर यानी ये कहा गया कि हम सरप्राइज़ देंगे, और वहाँ पर यानी दिखाया गया कि उनके बड़े बड़े अफसरान हमारे निशाने पर थे, लेकिन दूसरी तरफ हमने अपना मिसाइल फायर करके बता दिया कि वो हमारे निशाने पर थे। लेकिन चूँकि हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कोई नुकसान नहीं हुआ था तो हमने भी सिर्फ इतना बताया। लेकिन फिर भारत की तरफ से दोबारा जारियत की कोशिश हुई और फिर उनके जहाज़ पाकिस्तानी हुदूद में आए और फिर मार गिराया गया, और अभिनंदन फिर गिरफ़्तार होता है और फैंटास्टिक टी उसको पिलाई जाती है। आज तक जनाब वो नज़र आ रहा है, उसका बिल भी पाकिस्तान के पास मौजूद है। और भारत कहता रहा कि कोई हमारा नहीं जनाब, ऐसा कुछ नहीं, जहाज़ गिरा। और वो फिर कहा कि जी खुद ही गिर गया है या इस तरह की बात। फिर पाकिस्तान ने उसके पुर्जे भी दिखाए, पूरी दुनिया को दिखाया, इसकी गिरफ़्तारी भी, और फिर आलमी क़वानीन के मुताबिक पाकिस्तान दिखाया कि हमारे कोई जारहाना अज़ाइम नहीं है, हमने पहल नहीं की और ना ही अब हम आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं कि एक दफ़ा वो गिरफ़्तार हो गया तो उसके साथ हमने कोई गैर इंसानी सलूक नहीं किया, उसको चाय शाय पिलाई और फिर उसको वापस जनाब वाघा के बॉर्डर वहाँ वापस किया। और इसके बाद भारत ने आज तक शर्मिंदगी छुपाने के लिए इस दिन के हवाले से बहुत सी चीज़ें घड़ी, लेकिन वो जो जहाज़ गिरा, जो मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं, उसके पुर्जे आज तक पाकिस्तान के पास महफूज हैं। और जिस तरह बताया गया कि जी पता नहीं कितने इसने फायर किए थे, क्या किया था, वो भी एक एक चीज़ हमारे पास थी। तो सदीक जान, ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को 4 साल पहले एक और फ़तह नसीब की, और ये हमेशा 27 फरवरी का दिन इस हवाले से हमेशा याद रखा जाएगा। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, हमें अपनी अफवाज पर फ़ख्र है, हमें अपनी एयरफोर्स पर फ़ख्र है, और हमारी अफवाज ने, हमारी एयरफोर्स ने जिस तरह से भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया था और जो तारीख रकम की थी, ये बिल्कुल भारत ये शिकस्त कभी नहीं भूलेगा। और इसीलिए हम ये समझते हैं और हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए पाकिस्तान की फ़ौज का मजबूत होना ज़रूरी है। और उस वक्त आपने देखा कि कौम पीछे खड़ी थी और हमारी फ़ौज ने किस तरह से भारत को मुँह तोड़ जवाब दिया था। और पाकिस्तान की मजबूती के लिए पाकिस्तान की फ़ौज की मजबूती जो है वो ज़रूरी है, और ये पाकिस्तान की सलामती और पाकिस्तान की फ़ौज की मजबूती, ये दोनों एक दूसरे से लाज़िम व मलज़ूम हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए हमारी फोर्सेस को जो है वो मजबूत होना चाहिए। और बड़ा वो आपने जो अभी सारा वो बताया कि किस तरह हुआ था, क्या हुआ था, और बड़ा ज़बरदस्त पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह जवाब दिया था। हर पाकिस्तानी का सर फ़ख्र से बुलंद हो गया था। आप देखें कि जिस तरह से उन्होंने रात के अंधेरे में बुज़दिलों ने जो है वो छुप के और वार भी नहीं किया था, बस एक ड्रामा किया था, लेकिन पाकिस्तान ने उस ड्रामे को भी अपने ऊपर, अपनी सरहद पर हमला समझा। और उसके बाद पाकिस्तान ने दिन की रोशनी में अल्हम्दुलिल्लाह जवाब दिया। तो पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान की फ़ौज ने, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने जो है वो अपने लोगों की जो, अपने लोगों का जो मान था उसको कायम रखा, अपने लोगों का, अपने मुल्क का जो भरम था उसको बरकरार रखा, अल्लाह ताला की मदद और नुसरत के साथ, और हमारी एयरफोर्स और हमारी फ़ौज की ज़बरदस्त हिकमत अमली के साथ, हमारे जवानों की ज़बरदस्त हिकमत अमली के साथ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने करम किया और हर पाकिस्तानी का सर जो है फ़ख्र से बुलंद हुआ। और हम आइंदा भी एक्सपेक्ट करते हैं कि इंशाल्लाह जब
हमारे किसी बॉर्डर पर इस तरह का मामला होगा तो हमारी फोर्सेज हमारा सर जो है वो फख्र से बुलंद करेंगे। उस वक्त के बाद से अल्हम्दुलिल्लाह जरूरत नहीं हुई भारत को ऐसी मकरू कार्रवाई करने की, अगरचे उसने उसके बाद $10 अरब के लगभग जनाब राफेल जहाज़ खरीदेगी जी, शायद ये हमारे पास लेटेस्ट जहाज़ आ जाएगी तो पता नहीं क्या कर देंगे। आज भी वो पाकिस्तान से 10 गुना ज़्यादा अपने दिफा पर खर्च करता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब भी मुकाबले की फ़ज़ा बनती है तो अल्लाह ताला पाकिस्तान को फ़तह नसीब करते हैं। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। इम्पोर्टेड हुकूमत और उनकी हवारियों की अदलिया के खिलाफ हर्जा सराई, मरियम नवाज की अदलिया और फाजिल जज साहिबान पर शदीद तनकीद। इस घिनौनी साजिश को बेनकाब करने पर बोल को एक दफा फिर नशरियात की बंदिश का सामना करना पड़ रहा है। बोल अदलिया की इज्जत के लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।